हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऑप्टिक्स अध्याय के चैप्टर तरंग प्रकाश की के शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं और अति महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और इनका नोट्स बना लें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम आज शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तरंग प्रकाश की चैप्टर का। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के तरंग प्रकाश की चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। आप एक एक करके देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आप कॉपी लेके बैठे और वीडियो को स्किप कर करके आप सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख लेंगे। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में लघु उत्तरीय, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, तरंगाग्र के लंबवत रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तरंगाग्र की लंबवत रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तो आप याद कर ले, यह तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो तरंगाग्र हम जानते हैं कि जब किसी समुद्र में हम क्या करते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे लहरें उठती है, जो उसकी लंबवत रेखा होती है वो किसको इंडिकेट करती है? तो हमेशा याद रहे, तरंग संचरण की दिशा को इंडिकेट करती है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ऐसी दो भौतिक घटनाओं को उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। यानी प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, यानी वो कौन सी दो घटना है जिससे पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है? तो दो घटनाओं का नाम बताना है। तो दो घटना है, व्यतिकरण और विवर्तन। इन दोनों से पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, काला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? जो 2010 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। काला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, ऐसे दो स्रोत को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाता है। कलांतर यानी समय अंतराल थीटा का मान क्या होगा? नियत रहेगा, उसे कला संबंध स्रोत कहा जाएगा। दो कला संबंध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, यौन के व्यतिकरण प्रयोग में यदि दो प्रकाश स्रोतों में से एक के मार्ग में कांच की पतली प्लेट रख दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रहे, यदि हम यौन का प्रयोग करते हैं और उसके बीच में पतली प्लेट रख देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्तर होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यतिकरण प्रारूप उसी स्लिट की दिशा में विस्थापित हो जाएगा। यानी जहां रखेंगे उस दिशा में क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जो 2009 में पूछा गया है। काफी बोर्ड मॉडल सब क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्वनि के व्यतिकरण पर आधारित दो यंत्रों का नाम बताएं। दो ऐसे यंत्र का नाम बताएं जो ध्वनि के व्यतिकरण पर आधारित है। तो हो जाएगा क्विंके की नली और दूसरा स्वरित द्विभुज। क्विंके की नली और स्वरित्र द्विभुज। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा एक प्रायोगिक उदाहरण बताइए। प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा एक प्रायोगिक उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक और प्रायोगिक देखना है तो प्राकृतिक हो जाएगा, तेल की परत पर रंगीन दिखाई, तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, यह प्राकृतिक है। और यौन का प्रयोग जो है यह प्रायोगिक व्यतिकरण है। अगला, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगें एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती है, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तरंगों के अध्यारोपण से कितने प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं? वो एक प्रभाव कौन कौन से? अभी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, तरंगों के अध्यारोपण से कितने प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं, कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा, तरंगों के अध्यारोपण से 3 प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं, व्यतिकरण, विस्पंद और अप्रगामी तरंग।
अगला है, यदि समान आयाम ए की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम ए ही प्राप्त हो तो अब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा? आंसर होगा ऐसी स्थिति में कलांतर का जो मान होता है 120 डिग्री हो जाएगा। कलांतर 120 डिग्री मध्य कलांतर, यह 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, यदि स्लिट की चौड़ाई कम कर दी जाए तो केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद करें, यदि चौड़ाई दुगुनी कर देते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए। कोणीय चौड़ाई 2d/2 λ/2d होता है, अर्थात यह रेखा क्षेत्र की चौड़ाई d के बीच का अनुपाती होता है। इसलिए स्लिट की चौड़ाई कम करने से केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ क्या दिया है? 2 λ/d। और d को जितना ही छोटा करेंगे उतना ही क्या होगा? चौड़ाई बढ़ते जाएगा, और d बड़ा होगा तो कम हो जाएगा। अगला, एकल रेखा क्षेत्र से प्राप्त विवर्तन प्रारूप में निविष्टों की स्थिति के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे लिखते जाइए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ थीटा का मान क्या होता है? प्लस माइनस m λ/e, जहाँ थीटा कोणीय स्थिति है, m कोई पूर्णांक है और m तरंग है, और e हो गया स्लिटों के बीच की दूरी। फॉर्मूला है जिसको याद कर लेंगे। अगला है, ध्रुवन कोण से क्या तात्पर्य है? ध्रुवन कोण क्या है? ये 12 में क्वेश्चन पूछा था, 14 में इसी को ध्रुवन कोण से आप क्या समझते हैं, और 17 में पूछा ध्रुवन कोण क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। कहता है, पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है ध्रुवन कोण कहलाता है। इसे IP से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवों से प्रकाश की प्रकृति के किस स्थिति की पुष्टि होती है? तो यह भी 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश के ध्रुवों से प्रकाश के तरंग की रूप की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। प्रकाश के ध्रुवों से प्रकाश के तरंग रूप की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। अगला है, द्विवर्णता क्या है? द्विवर्णता क्या है? द्विवर्णता क्या है? टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा द्विअपवर्तन की घटना में इस क्रिस्टल द्वारा दो ध्रुवित अपवर्तित किरणों में से एक किरण को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित करने का गुण द्विवर्णता कहलाता है। फिर से देखिए, टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा द्विअपवर्तन की घटना में एक क्रिस्टल द्वारा दो ध्रुवित अपवर्तित किरणों में से एक किरण को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित करने का गुण द्विवर्णता कहलाता है। अगला है 15, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल तथा ध्रुवन तल के मध्य का कोण कितना होता है? ये सिंपल, कंपन तल ध्रुवन तल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है। ये 9 में पूछा गया था। अगला 16 क्वेश्चन है, द्विअपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये 16 में और 11 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्विअपवर्तन का परिभाषा हो जाएगा, टूरमैलिन या कैल्साइट क्वार्ट्ज जैसे कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि जब उन पर साधारण प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है तब वह क्रिस्टल में प्रवेश करने पर दो अपवर्तित किरणों में बढ़ जाती है। इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। इन दो अपवर्तित किरणों में से जो एक किरण अपवर्तन के नियम का पालन करता है साधारण किरण कहलाता है, तो दूसरा किरण जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करता है असाधारण किरण कहलाता है। ये दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवन कोण 45 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप कैलकुलेशन किया गया, देख लीजिए, ध्रुवन कोण IP का मान 45 दिया गया है। माध्यम का अपवर्तनांक का मान 10 IP होता है, फॉर्मूला n/10 IP। P का मान 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। I + R = 90 होता है, हम IP का मान रख देंगे यहाँ, तो 45 घट जाएगा, 90 से 45 से क्या हो जाएगा आपका आंसर? 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका 45 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, उन दो भौतिक घटनाओं को लिख लीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो दो घटना कौन है? व्यतिकरण और ध्रुवन। ये 11 और 17 दोनों में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही रह लेते हैं। ये जो 18 प्रश्न आपके हैं इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लें और मेरे चैनल पर बने रहें। प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें। आपके सारे विषयों का लॉन्ग क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।